अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज सनी भाई हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं माज। आज का जो हमारा वेबिनार है वो लबवान के वीज़ा के ऊपर सनी भाई और माज के साथ हमारा डिस्कशन है कि आप लबवान के अंदर अपनी एंटिटी कैसे फॉर्म कर सकते हैं और उस एंटिटी के साथ आप कैसे 2 साल का वर्क परमिट या 2 साल का वीज़ा लबवान के लिए कैसे ले सकते हैं। सो मलेशिया। सनी भाई अस्सलाम, मलेशिया का सनी भाई अस्सलाम वालेकुम, माज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो शुरू करते हैं फिर हम हमारा डिस्कशन। यहाँ मैं कुछ ऐड कर दूं। वो ये है कि मलेशिया क्यों, वाई मलेशिया। तो मैंने अभी रिसेंटली कुछ पोस्ट की है कि मैं चाहता हूँ कि कुछ स्टार्स, कुछ हमारे मेंबर्स पाकिस्तान से मलेशिया परमानेंटली मूव करें अपने आप को। अच्छा, उसकी कुछ वजूहात हैं। तो एक तो मैं कुआलालंपुर का इंक्यूबेटर बना रहा हूँ, और वो चूंकि जैसे ये कोविड के इश्यूज और बॉर्डर खुलेंगे तो पाकिस्तान से लोग आना शुरू होंगे। और मेरी मसरूफियात थोड़ी ज़्यादा होती हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, घंटे के लिए मुलाकात हो जाए। तो वो अब मसला ये है कि जब बहुत सारे लोग यही करते हैं तो फिर डिफिकल्ट हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है, उसको फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो अब लोग रोजाना ही आ रहे होते हैं पाकिस्तान से मलेशिया, तो अब वो फिजिकली चूंकि लिमिटेशंस हैं, पॉसिबल नहीं है। तो मेरा ये आइडिया था कि क्यों ना इनक्यूबेटर बना दिया जाए, तो लोग आए, अपना अकोमोडेशन हर चीज उनको मिले, सर्विसेज होंगी वहां पे। ऊपर कंडोमिनियम है, स्विमिंग पूल है, नीचे इंक्यूबेटर है, जाएं, हुक्के हुक्के पिए, मजे करें, इंक्यूबेटर में टाइम गुजारें। तो थोड़ा वक्त गुजारें ना, 1 महीना 2 महीना मलेशिया को एक्सप्लोर करें, कैमरून हाईलैंड्स जाएं, लंका भी जाएं, बीचेस देखें, एंजॉय करें लाइफ को। पैसे भी कमा रहे हैं, इनक्यूबेटर में टाइम स्पेंड करें, लर्निंग भी करें, कमाएं भी। तो ये आइडिया था मेरा मलेशिया का कि क्यों ना पाकिस्तान से लोग मलेशिया के लिए आए, क्यों ना थाईलैंड विजिट कर लें, क्यों ना फिलीपींस विजिट कर लें, सिंगापुर विजिट कर लें, वियतनाम चले जाएं। एयर एशिया पूरे एशिया में घूम रही है, बहुत सस्ती एयरलाइन है, बस की टिकट की तरह तो उनके खर्चे होते हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं, कराची से लाहौर की टिकट जो है मेरा ख्याल है 30,000 रुपए की है, कुछ ऐसे ही है। जी सनी भाई, 20-22 हज़ार रुपए की रिटर्न टिकट है। हाँ जी। जबकि कुआलालंपुर से 2 घंटे के फासले पे एक मुल्क वियतनाम जब आप जाते हैं, तो वो टिकट मुश्किल से जो है वो आपकी 7-8 हज़ार रुपए की होती है टिकट। तो यानी इतना सस्ता है, एयर एशिया ने इतना सस्ता किया हुआ है सब कुछ। तो पूरा एशिया घूमें, पूरा एशिया घूमें, थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर बिल्ड करें, वियतनाम जाएं, लॉक कर लें अपने आप को कमरे में 2 हफ्ते के लिए, एज अ नोमैड एंटरप्रेन्योर। नोमैड एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर मैं चाहता हूँ कि क्रिएट हो, कि बच्चे बैग उठाएं, लैपटॉप उठाएं और पूरे एशिया का चक्कर काट रहे हैं। तो पैसे तो ऑनलाइन बन रहे हैं, साथ में इंटरनेशनल एक्सपोजर है, घूम फिर रहे हैं। अच्छा, मलेशिया क्यों? मलेशिया इसलिए कि यहाँ पे जिसके पास भी वर्क परमिट है, प्रोफेशनल पास है, उसके लिए आसान है। अमेरिका का वीजा, इंग्लैंड का वीजा, इधर उधर के वीजे लगवा लेना आसान है। तो वो एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कि आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर सकेंगे, यूरोप भी जा सकेंगे। ये नहीं कह रहा कि हर बंदा यूरोप जा रहा है, हर बंदा अमेरिका जा रहा है, ऐसा नहीं है। बस एक थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर बिल्ड होना चाहिए अब बच्चों का, जिन्होंने पैसे कमाने शुरू कर दिए। तो मलेशिया में लिविंग कॉस्ट बहुत सस्ती है, आप इससे अंदाजा लगाएं, डिफेंस में या बहरिया टाउन में जो आपकी लिविंग कॉस्ट है, प्रीटी मच वही आपको मलेशिया में लिविंग कॉस्ट मिल जाएगी। तो जो शख्स $1,000 महीने का कमा रहा है, 4,000 रिंगिट बनता है, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी इन मलेशिया एक्चुअली। इसमें अच्छा कंडोमिनियम, अच्छा घर, अच्छी लाइफ, गाड़ी वाड़ी सब शामिल है। 4,000 रिंगिट में बड़ी अच्छी लाइफ एक सिंगल बच्चे के लिए। अब जो शादीशुदा हैं, जिनकी वाइफ है, वो भी साथ रह लेंगे तो ठीक है, हस्बैंड वाइफ दोनों रहें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। हाँ, जब बच्चे हो जाते हैं देन यस, फिर थोड़ा सा महंगाई शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चों की स्कूलिंग, इंटरनेशनल स्कूल के खर्चे बढ़ जाते हैं। तो 2 साल के लिए या फिर 4 साल के लिए आप मलेशिया को अपना एक स्टेपिंग स्टोन बनाएं, आप स्टेप करें और यहाँ से आगे निकलें। मैं बिल्कुल नहीं आपको लॉक करूंगा कि जी आप मलेशिया में लॉक हो जाएं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मलेशिया पासपोर्ट नहीं दे रहा। मसला ये है, सिटीजनशिप नहीं है यहाँ पे। तो मैं आपको ये भी इनकरेज नहीं कर सकता कि जिंदगी भर के लिए अब आप मलेशिया रहें। बस एक एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज करें। अच्छा कंट्री है, सस्ता है, अच्छी लाइफस्टाइल है,
और आपको 2 से 3 साल के अंदर आपको वर्ल्ड वाइड वीजे लग जाते, आसानी से लग जाते हैं। तो आप फिर घूमना फिरना शुरू करें, वर्ल्ड वाइड घूमें, कनाडा जाएं, इमिग्रेशन लें। देखिए मैं आज से 21 साल पहले मलेशिया आया था, 20 साल पहले मलेशिया आया था, और मैंने यहाँ पे मैं भी इसको एज ए स्टेपिंग स्टोन यूज करके मैंने किया था, सिंगापुर, मलेशिया, और मैं फिर ऑस्ट्रेलिया चला गया। मैंने अपना सिटीजनशिप ली, पासपोर्ट लिया। जब पासपोर्ट ले लिया उसके बाद तो मैं आजाद हूँ, ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, तो फिर मैं वापस मलेशिया आ गया। तो इट्स अप टू यू। तो ये मेरा एक माइंड में मेरी एक पिक्चर है। अब इसको अमली जामा कैसे बनाया जाए? अब इसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक वो लोग हैं जो परमानेंटली मलेशिया मूव होंगे कि जी हमने तो 3-4 साल अब मलेशिया में ही रहना है, 2 साल, 3 साल, 4 साल। इस 3 से 4 साल के अंदर हमने अपने वीजे शीजे लगवाने हैं, और फिर हमने पूरी दुनिया के वीजे लगा के चक्कर काटने हैं। हमें लाइफस्टाइल एंजॉय करना है, हमें एक्सपीरियंस करना है, पूरा एशिया घूमना है, हमने हमने पूरे एशिया का चक्कर काटना है। ये एक तबका है। अच्छा, दूसरा तबका वो है जो पाकिस्तान से ऑलरेडी इंक्यूबेटर में बैठे हुए हैं, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान में आपको पता है मैं बसेस चलाने लगा हूँ, और हर इंक्यूबेटर कनेक्टेड होगा आपस में। अब सारे इंक्यूबेटर कनेक्ट हो जाएंगे, हर इंक्यूबेटर के पास अकोमोडेशन होगी, हर इंक्यूबेटर के पास बस होगी। तो अब हैदराबाद का बच्चा कहता है कि मैंने कराची का एक्सपीरियंस करना है, जाओ हफ्ता 2 हफ्ता गुजारो, अकोमोडेशन वहां मौजूद है, वहां पे रहिए आप, और अकोमोडेशन का जो भी कॉस्ट होगी फिगर आउट कर लेंगे उसको। बसेस चल रही हैं कराची हैदराबाद, पूरे पंजाब कनेक्टेड है, सारी बसें चल रही हैं आपस में। तो लाहौर से बस जा रही है सियालकोट की तरफ, 5 दिन सियालकोट में गुजारे, नेटवर्क करें, दोस्त बनाएं, सोशल गैदरिंग आपकी वहां पे होनी चाहिए। अच्छा, फिर वेबसाइट पे आपको नजर आ रहा है कि जी पेशावर में ये ट्रेनिंग होने जा रही है, इस्लामाबाद में ये वाली होने जा रही है। अच्छा, जिस बच्चे ने देखा रे इस्लामाबाद के अंदर ये वाली क्लास हो रही है जबकि पेशावर में ये वाली मैंने अभी तक अटेंड नहीं की, बस में बैठो, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद पेशावर बसेस कनेक्टेड हैं, एसी की सारी बसेस हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स की सारी बसेस हैं। तो आपके पास वो प्रिविलेज आ जाएगी मूव करने की, विद इन द कंट्री मूव कर रहे हैं, अकोमोडेशन, बसेस, ट्रेवलिंग, लर्निंग, अर्निंग सब एक साथ कर रहे हैं हम लोग। मलेशिया का यही होगा कि अब वो जो बच्चे थोड़े नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएंगे, वो वो फ्लाइटें पकड़ेंगे, मलेशिया आ जाए टेम्पररी, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना, 3 महीना, अप टू यू। तो आपने महीना 2 महीना मलेशिया में गुजारना है, इंक्यूबेटर में रहना है, अपार्टमेंट, स्विमिंग पूल, खाना पीना, वही रूफटॉप कैफे, वही सब कुछ, साथ में आप कैमरून जा रहे हैं, लंका भी जा रहे हैं। तो ये मैं कल्चर क्रिएट करना चाह रहा हूँ नोमैड एंटरप्रेन्योरशिप का, ये था गोल। तो अब मार्स के साथ मेरी डिस्कशन हुई कि जी अब ऑप्शंस बताएं। उसकी वजह ये है कि मलेशिया का जो वर्क परमिट है, विजिट वीजे वाले तो बहुत आसान है, जो महीना 2 महीने के लिए आ रहे हैं उनका तो कोई मसला नहीं, वो तो जब दिल चाहे आ जाए आप लोग। प्रॉब्लम है उन लोगों का जो 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 आ रहे हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। यस, इट्स नॉट इजी। मलेशियन वर्क परमिट कॉस्टली भी है, डिफिकल्ट भी है। मलेशिया में अगर मैं जमीन के ऊपर कोई कंपनी खोलता हूँ, ऑफ शोर की बात नहीं कर रहा मैं, ऑन शोर की बात कर रहा हूँ, जब आप ऑन शोर कंपनी खोलते हैं तो वर्क परमिट के रेड टेप्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा वर्क रेड टेप्स हैं, इतनी ज्यादा है कि बंदा खप जाता है उसके अंदर वीजा निकालते निकालते। अच्छा, वीजा चले निकाल लिया आपने, एजेंटों को पैसे वैसे खिला के आपने 5-6 हज़ार US डॉलर का वीजा निकलवा लिया, अब आप 2 साल के बाद रिन्यू करना आजाद हो जाता है, उसको रिन्यू नहीं कर सकते। ये मसाइल है मलेशिया के अंदर। तो एजेंटों के हाथों में नहीं चढ़ना चाहिए किसी को, आप खुद करें, खुद डॉक्यूमेंट्स आपको पता होने चाहिए। अब ये जो ऑफशोर वाला जो सिलसिला है, ये आसान है, ये आसान है। आ, इसमें पहले मलेशिया ऑफशोर कंपनी बनाने की आपको इजाजत देता था। मलेशिया ये कहता था भाई टैक्स फ्री ऑफशोर हमारे मुल्क में आओ, ऑफशोर कंपनी खोलो, टैक्स फ्री, हम कोई टैक्स वैक्स नहीं ले रहे आपसे, एज लॉन्ग एज कि आप मलेशिया में बिजनेस नहीं कर रहे, आपका बिजनेस बाहर है। हमारे लिए बड़ा जबरदस्त है, अमेजोन का अकाउंट, हम तो वैसे ही बाहर से पैसे कमा रहे हैं, और मलेशिया के अंदर बैंक में पैसे लाएंगे, कोई टैक्स ही नहीं है उसके ऊपर। बड़ा जबरदस्त था वो। लेकिन अब भी इन्होंने पिछले कुछ महीनों पहले उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो 25% टैक्स चार्ज करेंगे आपसे। ये एक नई मुसीबत उन्होंने अभी डाली है। अब वो पार्लियामेंट में इनकी वो हो रही बहस चल रही है कि नहीं नहीं, ऑफशोर को ऑफशोर ही रहने दें। तो लेकिन वीजे के एंगल से देखा जाए इजी है, कोई इतना मसला नहीं है। एक मुसीबत है, वो ये है कि महीने की
आपकी $2,500 की सैलरी होनी चाहिए यूएस डॉलर में। वो अब जिनकी नहीं होती वो दिखा देते हैं। ख़ैर मैं तो नहीं करता, मैं तो ख़ैर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता इस किस्म की चीज़ें। बस ये है कि मुझे पता है लोग करते हैं ये सब, लोग जबकि मैं तो ख़ैर मना करता हूँ सबको कि ऐसे नहीं किया करें आप लोग। लेकिन लोग आपको पता है बड़े तेज़ होते हैं, वो सैलरी वाले दिखा भी देते हैं, टैक्सेस भी दिखा देते हैं। तो लोगों की मर्ज़ी भाई जो करना है। मैं तो सिर्फ़ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो लोग ऑफशोर कंपनी बनाते हैं, $2,500 की तनख्वाह भी दिखा देते हैं, उसका जो टैक्स वैक्स बनता है वो भी सॉर्ट आउट कर देते हैं। फिर 2 साल के बाद रिन्यू भी करवा लेते हैं। फिर अमेरिका का B1 लगवा लो, इंग्लैंड का वीज़ा लगवा लो, कोई इन्विटेशन लेटर के ऊपर, तो आसान हो जाता है, काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब आएँ माज़, आप थोड़ा-सा अब इंट्रोडक्शन दें इसके ऊपर, प्रोसेस के ऊपर। जी सनी भाई, थैंक यू सो मच। बस आपने माशाल्लाह सारा तो मलेशिया के बारे में सारी चीज़ें बड़ी अच्छी बता दी हैं, सारी जियोग्राफिकल उसकी लोकेशन सारी। तो बहुत आसान है। मलेशिया में असल में 2 सिस्टम्स हैं, एक तो नॉर्मल मलेशिया के सिस्टम है। तो मलेशिया में जो मेन कैपिटल है वो कोलालमपुर। तो कोलालमपुर पहली फेडरल टेरिटरी है। फर्स्ट फेडरल टेरिटरी इस कोलालमपुर, और सेकंड फेडरल टेरिटरी जो है वो उन्होंने बनाई है लबवान को। लबवान जो है वो ईस्ट कोस्ट में सबा की तरफ जो है वो एक आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है, 1992 स्क्वायर किलोमीटर का आइलैंड है, 1 लाख की पॉपुलेशन होगी उसकी। और वहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज को बड़ा प्रमोट किया जाता है, आईटी को बड़ा प्रमोट किया जाता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे। ऑयल एंड गैस का बहुत बड़ा मतलब वो हब है। और इसमें ऐसा है कि जैसे जब मलेशिया जब आज़ाद हुआ था 1957 में, और तो उस वक्त जो है वो खाली पेनिनसुलर था। और बाद में जब सबा सरावाक ईस्ट की जब इनके साथ ज्वाइन हुए थे, तो उस वक्त मलेशिया ने इनको फेडरल टेरिटरी बना दिया। तो फेडरल टेरिटरी की वजह से ना बहुत आसानियां हैं वहाँ पे, कि जो लोकल लॉज गवर्नमेंट यहाँ पे कोलालमपुर में पुत्रजाया में अप्लाई होते हैं, वही जो है वो लबवान में अप्लाई होते हैं। एक तरफ हांगकांग है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, वियतनाम, सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो जोग्राफिकल आपने बता दी है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा उसको जो है इमर्जिंग मार्केट्स में से है, और उसको प्रमोट किया जाता है। और वहाँ पे एक अथॉरिटी काम करती है, जैसे कोलालमपुर में जो काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ है। जब किसी बंदे ने बिज़नेस रजिस्टर करना होता है अपना, तो वो अलग-अलग अथॉरिटीज़ के साथ काम करते हैं, कि अगर आपने इंडस्ट्री स्टेट उसमें इंडस्ट्री में जाना है, आईटी में जाना है, कंस्ट्रक्शन में जाना है, ट्रैवल एंड टूरिज्म में जाना है, तो अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ हैं और अथॉरिटीज़ हैं। लेकिन लबवान में जो है वो खाली एक अथॉरिटी काम करती है, और उस अथॉरिटी का नाम है लबवान फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी। ये एक अथॉरिटी जो सेकंड है, ज़रा थोड़ा होल्ड करें। किन-किन लोगों को माज़ की आवाज़ का इश्यू आ रहा है और किन को क्लियर आ रही है? थोड़ा क्लियर कर दें, आप लोग बोलें ज़रा। क्योंकि ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि आवाज़ का इश्यू आ रहा है। बोलें ज़रा आप कुछ। जी आवाज़ आ रही है मेरी? क्लियर आवाज़ आ रही है या मुझे बताइए? अभी तो सही है, हमें खैर मुझे तो सही आ रही है आवाज़ आपकी। आई एम नॉट श्योर कि लोग क्यों। मुझे भी वो सनी भाई आई थिंक एयरपॉड्स या जो भी हेडफोन में सुन रहे हैं उसको क्लियर आ रही है, वरना एको हो रहा होगा जो डायरेक्ट स्पीकर्स पे है। ओह! जो लोग स्पीकर पे हैं तो आप लोग प्लीज़ अपने हेडफ़ोन लगाएँ और अपने कानों को फ़िक्स कर दें प्लीज़। ठीक है, शुरू हो जाए माज़। जी, थोड़ी-सी मैं स्टैटिस्टिक्स भी बता दूँ मलेशिया के बारे में, कि मलेशिया जो है वो अभी 2020 की जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी, तो वर्ल्ड बैंक ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में मलेशिया 12वें नंबर पे आता है, आउट ऑफ 190 इकोनॉमीज़ में। तो ये एक बहुत बड़ा माशाल्लाह जो है वो मलेशिया बड़ा ग्रोइंग और इमर्जिंग मार्केट है इसमें। और उसके अलावा जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो है वो भी बहुत ज़्यादा उसकी हाई रैंकिंग है। और जैसे आपने बताया एयर एशिया लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं, लो कॉस्ट कैरियर्स हैं, उनको भी बड़े इधर अवार्ड्स मिले हुए हैं। फिफ्थ वर्ल्ड मोस्ट अट्रैक्टिव इमर्जिंग मार्केट्स में से है पूरे वर्ल्ड में। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है 2018 की, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 2018। बहुत ज्यादा दुनिया जहाँ के इसको अवार्ड्स मिले हुए हैं। और सेकंड नंबर पे वर्ल्ड में जो है ईज ऑफ प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स में से है, कि जो भी इन्वेस्टर्स आते हैं उनको बहुत ज्यादा आसानी है और उनकी प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा है। 20 प्लस 25 28 मिलियन पर ईयर इसका टूरिस्ट आता है, टॉप 10 स्टूडेंट्स डेस्टिनेशन में से है। तो ये मलेशिया की ये थोड़ी सी जो है वो स्टैटिस्टिक्स वगैरह हैं। और हेल्थ केयर भी बहुत ज़्यादा है। और नंबर 1 है बेस्ट वर्ल्ड उसमें कंट्रीज में टू इन्वेस्ट इन और डू बिजनेस फॉर 2019 सीईओ वर्ल्ड बेस की जो रिपोर्ट थी उसमें जो है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट करता है दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को, बिजनेस कम्युनिटी को, इवन स्टूडेंट्स को जो भी यहाँ पे आते हैं उनके लिए बहुत आसानी है।
तो हम जो मेन काम करते हैं वो तो हम जो है वो लबवान के ऊपर हमारा मेन फोकस है, क्योंकि लबवान में जो भी कोई नॉर्मल कंपनी बनाते हैं मलेशिया में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो उसमें आपकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक तो आपको लोकल आपको डायरेक्टर चाहिए होता है, लोकल डायरेक्टर 51% का आपका पार्टनर हो, और उसमें आपको पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है कि पेड अप कैपिटल क्या है, मिनिमम 1 मिलियन मलेशियन रिंगिट। 1 मिलियन मलेशियन रिंगिट इज इक्वल टू आई थिंक $2.5 लाख। 250,000 USD। जी जी, $2.5 लाख बन जाता है। तो $2.5 लाख जो है, अब ये होता है कि अगर आप 1 मिलियन रिंगिट आपके पास नहीं है और लोकल असल में इन्वेस्टर है, तो मसला ये है कि जितने भी व्यूअर्स हैं यहाँ पे बहुत मासूम हैं बेचारे। बहुत, बिल्कुल आप ये समझ लें आप चूजों से डिस्कशन कर रहे हैं इस वक्त। तो उनको मेरा ख्याल है पेड अप कैपिटल के बारे में बताना, वो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी। वो जी जो वो तबका जरा अलग है, और वो सारे जो तबका है, को ये सब पता, वो ऑलरेडी मलेशिया में बैठे हुए हैं इस वक्त। जी। तो मेरा अच्छा ख्याल है वैसे हम फिर, इसको सिंपल रखते हैं जी जी, कि सिंपल में कॉस्ट लबवान बताएं। का अब आप कॉस्ट बताएं लबवान की वर्क वीजे की कॉस्ट क्या है। जी जी एक, जो मुझे पता है वो ये है कि 4 बंदे इकट्ठे अप्लाई करते हैं तो ये कॉस्ट है, एक करता है तो ये कॉस्ट है, 2 3 4, वो वाली सेटिंग बता दें, ताकि लोगों ने सिर्फ अपने माइंड में कैलकुलेशन करनी है कि मेरे हिस्से में क्या कॉस्ट आ रही है, और मेरे 2 साल का वर्क वीजा मेरे दिमाग में वो है $4,000 जो आपने मुझे बताया था। उसकी मैंने जी ऑलरेडी जी जी पोस्ट लगा दी थी कि चार जी हजार जी यूएस डॉलर में आपका 2 साल का वर्क परमिट है, आप मलेशिया मूव हो जाएं, और 4 पार्टनर मिलके इस कंपनी को ओन करेंगे। वहां से स्टार्ट कर लें आप। जी जी। तो सनी भाई, मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा इनको मतलब ये भी बता दूं कि मलेशिया में जो लबवान में कंपनी बनती है, वो एक इंडिविजुअल 100% उसको फॉरेन ओन कर सकता है। किसी आपको बंदे की जरूरत नहीं है, आप अकेले एक्सेलेंट, जी, आप हमें यही अकेले कंपनी, चाहिए। आप अकेले कंपनी के मालिक होते हैं। और सर्टेन कैटेगरीज में, अगर आप ऑयल एंड गैस में हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल इंडस्ट्री में हैं, अकाउंटिंग, ऑडिट, लॉयर्स और इस किस्म के जो लोग हैं, ब्रोकरेज फर्म, इनके ऊपर टैक्सेशन जो है वो खाली 3% है। इसका मतलब जितना भी आप प्रॉफिट करें, $1 लाख का प्रॉफिट करें, उस पर आपने खाली 3% जो है वो टैक्स देना होता है। लेकिन जो जेन्युइन ट्रेडर्स हैं, जो नॉर्मल कंसल्टेंसी कर रहे हैं या जेन्युइन ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, उनको 24% टैक्स देना होता है। और इधर लबनान में काम करने के लिए आपको किसी किस्म की ट्रेड लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। आप अच्छा, बल्कि एक चीज और ऐड कर दूं। जो लोग ये जी समझ रहे हैं कि मैं अमेजोन पे $1 लाख बेचूंगा तो 24,000 ये लोग खा जाएंगे मुझसे। अगेन, मैंने कल रात के सेशन में भी ये क्लियर किया था कि टैक्सेस हमेशा नेट प्रॉफिट पे दिए जा रहे हैं। टैक्सेस कभी बिल्कुल। भी आप अपने रेवेन्यू पे नहीं देते। तो आप जी लोग $1 लाख का जब बिजनेस करते हैं तो टेक्निकली तो आप लॉस में जा रहे होते हैं। पहला 1 साल 2 साल लॉसेस होते हैं आपको। आप 2 साल तक कोई टैक्स नहीं दे रहे। हो सकता है तीसरे साल आप टैक्स दे दें, वो भी इखलाकन थोड़ा सा दे दें आप। चौथे साल थोड़ा सा ज्यादा दे दें, ये होता है। तो पहले 2 साल कोई टैक्स नहीं दे रहा है इस बिजनेस में, अमेजोन के बिजनेस में, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में। वो ये आपकी दादी अम्मा कस्टमर सपोर्ट करती हैं भाई, उनकी भी तो तनख्वाह जाएगी ना आखिर। तो अब वो बचना क्या है, एंड पे बचता ही नहीं कुछ लोगों को। तो बिल्कुल ये ना समझेंगे कि 24% जो है मैं कमाऊंगा सीधा इनके पास चला जाएगा। कोई नहीं जा रहा है, 2 साल वैसे ही कोई कुछ नहीं दे रहा। जी जी। जी, वो तो ऑडिट अकाउंट्स के ऊपर, जितना ऑडिटेड अकाउंट्स के ऊपर जो भी नेट प्रॉफिट होगा, अगर नेट प्रॉफिट है तो उस पर टैक्स है, अगर प्रॉफिट नहीं है, कम है, जितना है, तो उसके ऊपर वो टैक्स लगता है। कोई किसी किस्म की जीएसटी नहीं है, एसएसटी नहीं है, कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं है, कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, कोई कैपिटल गेन के ऊपर नहीं है। और दूसरा, जो लबवान की कंपनी अगर सेटअप करते हैं तो, और उसकी सब्सिडरी कोई कंपनीज होती हैं जिनको इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी अगर बनाते हैं लबवान में, तो जितना भी लबवान की कंपनी को डिविडेंड आता है वो भी 100% टैक्स एग्जेम्प्टेड है। और दूसरा, अगर आप लबवान की कंपनी के शेयर होल्डर है, इन्वेस्टमेंट होल्डिंग के, तो आप जब वो डिविडेंड पे ऑफ करती है कंपनी, आप अपना मुनाफा निकालते हैं, तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है। मैं खुद मतलब मेरी अपनी कंपनी थी, तो मैं इधर सिंगापुर गया तो वहां पे उसका बैंक अकाउंट खोला, श्रीलंका में, कोरिया में। तो यहाँ के जो है आप 70 कंट्रीज में बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। और 70 कंट्रीज के साथ इनके डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट्स है, जिनके बेनिफिट्स आपको इंजॉय करते हैं। आप 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। बहुत आसान सिंपल सी गाइडलाइंस हैं वहाँ कोलालमपुर में, और दूसरी जगहों पे जब काम करते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट जो है वो रेड उनका टेप्स प्रोसेस है। बहुत ज्यादा, बहुत जी तंग जी किया हुआ जी इन लोगों ने। जी जी, बहुत तंगी। अब तो आपने मुझे दफ्तर ले, फ्यूचर, तभी तो देखे मैंने लबुआन में इंटरेस्ट लिया है, क्योंकि मैं हमको तंग आए हुए हैं यहाँ के लोगों के वीजों के मसले सुन सुन के ना। जी जी जी, बिल्कुल इसी तरह है। तो मैं थोड़ा सा इसका कॉस्ट की तरफ आ जाऊँ और रिक्वायरमेंट्स की तरफ अगर मैं जी थोड़ा सा जी। बताता हूँ, कि कंपनी खोलने की सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। उसमें ये है कि एक तो आप जो है वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन होने चाहिए। जो भी कंपनी खोल रहा है वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए और फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए।
वो जो नहीं, भी ये कंपनी देखें, को। ये तो आप देखें बहुत बेसिक में, आप मुझे पता है बहुत नेक इंसान है, आप बहुत जी अच्छी जी बातें कर रहे हैं, देखें लेकिन यहाँ पे तो पाकिस्तान में नेक लोग हैं, मैं बिल्कुल है, लेकिन आ, ये लोग तो चाह रहे हैं कि कॉस्ट बताएं आप। 18 साल के देखें सारे हैं यहाँ पे, सभी 18 साल के। जी तो, जी 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 जी। तो तो कॉस्ट जो वो है वो चाह रहे कंपनी हैं कि इनकॉर्पोरेशन आप कॉस्ट हमें जो है वो कुछ जो है ना तकरीबन आप। 4150। जी जी, करें करें, बिल्कुल करें। जी, $4150 इसकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आती है, जिसमें सेटअप फीस है, मेमोरेंडम, सारी कंपनी के डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें। साल के आखिर में जो हमारी कंपनी आपकी कंपनी का टैक्स फाइल करेगी वो इंक्लूड होता है। और सारी चीजें, इसमें कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती। ये पूरी एक पेमेंट होती है जिसमें आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, कोई लिमिट नहीं है। ये एक फिक्स कॉस्ट है इसकी, जिसमें डिसबर्समेंट भी इंक्लूड है, जिसमें अथॉरिटी को पैसे दिए जाते हैं, स्टैंपिंग है और सारी चीजें वो सब इसमें इंक्लूड है। जी। और उसके अलावा जो है वो इसकी रिन्यूअल भी होती है। लबवान की जो कंपनी है वो हर साल रिन्यू होती है। इसमें कोई मंथली मंथली चार्जेस नहीं है, सेक्रेटेरियल मंथली पेमेंट्स वगैरह नहीं है, और सिर्फ आपने हर साल नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल जो आपने देना होता है वो $3200 है इसका, जिसमें लबवान की एनुअल फीस इंक्लूड होती है। थोड़ी सी मैं एक चीज समझा दूं कि जब कंपनी खोलते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो अगर कंपनी ने वीजा इशू करना है अपने स्टाफ को, जितने भी स्टाफ को, तो उसने एडवांस में 2 साल की एनुअल फीस लबवान फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी की एडवांस में देनी होती है। वो इस वजह से है क्योंकि कुछ अरसे पहले तक, 1-2 साल पहले तक, लोग कंपनी खुलवाते थे, 2 साल का वीजा लिया और गायब हो गए। अथॉरिटी कहती थी ये सारे बंदे का, हमें तो कोई पैसा दे ही नहीं रहा, क्योंकि अथॉरिटी के तो असल जो पैसे वो जो बनते हैं वो तो साल के आखिर में एनुअल फीस से बनते हैं। थोड़ी सी वो फीस है, $750 की वो फीस है, उससे उनके पैसे बनते हैं और वो लोग चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा जो भी वीजा इशू करेगा, जो भी कंपनी इशू करेगी वीजा, वो हमें 2 साल की एडवांस है। और 2 साल की एडवांस का मतलब ये है कि अगर आपने 2 वीजा अप्लाई किए, 3 वीजा, और 2 साल का मतलब 24 मंथ, तो उस 24 मंथ के अंदर अंदर वो लोग आने चाहिए, क्योंकि 24 मंथ का वीजा है। अगर मैंने अथॉरिटी की 2 साल की एडवांस की फीस आज दी है और 3 महीने बाद किसी और का वीजा अप्लाई किया, तो हम उन 24 मंथ में नहीं आते, हम उससे बाहर निकल जाते हैं। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? तो $3200 जो है 2 साल की एडवांस हम फीस दे रहे हैं। नहीं नहीं, ये एडवांस, ये तो रिन्यूअल फीस है, एडवांस फीस अलग है। ये तो रिन्यूअल, ये तो अच्छा, दूसरे साल में एडवांस दे रहे हैं। जी जी जी, ये तो हम इसकी रिन्यूअल फीस है, कंपनी जो रिन्यू होती है। जो हम अथॉरिटी 2 साल के बाद पे करेंगे ये। हर साल पे करेंगे, एवरी ईयर। अच्छा, हर साल, हर जी साल, जी जी, ओके। एवरी ईयर पे करेंगे, तो हर साल कंपनी आपने रिन्यू। टोटल कॉस्ट के अंदर 4000 सेटअप कॉस्ट डाल दी है, उसे तो हम सेटअप जी कॉस्ट बोलेंगे ना हम जी जी, लोग। सेटअप कॉस्ट है और जी। और ये 3200 हर साल का है, तो 2 साल का ये 6000 6500 बन जाएगा, ऐसे ही। जी जी, बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह इसमें ऐड हो जाती है नेक्स्ट ईयर जो है, लेकिन ये पेमेंट जो है वो नेक्स्ट ईयर करनी होती है। अच्छा, तो ये हमें अपफ्रंट नहीं देनी है अमाउंट। नहीं नहीं, अपफ्रंट नहीं, अपफ्रंट हमने $4150 देनी है, और नेक्स्ट ईयर जब रिन्यूअल का टाइम आएगा उस वक्त देनी है। तो हम जूम कर लें कि चलें, कैश फ्लो पर्सपेक्टिव से मैं $4000 एडवांस दूंगा, 6000 मैं अब हर साल 3 सवा 3000 देता रहूंगा। तो जी जी लेकिन अगर बजट के पर्सपेक्टिव से मैं इस तरह कैलकुलेट करूंगा कि 4000 प्लस 6000 मेरी 10 साढ़े 10 हजार डॉलर तो कॉस्ट आ रही है 2 साल की। ये मैंने जी बजट के जी पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, आगे जी बढ़ते हैं आप। जी। उसके बाद जब कंपनी आपने इनकॉर्पोरेट कर ली, उसके बाद हमें जो है ना, अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने वीज़ा इशू करना है तो आपको एक छोटा सा दफ्तर चाहिए होता है। और दफ्तर जो है वो डिपेंड करता है कि अगर मैंने कंपनी खोली, मैं अकेला एक डायरेक्टर शेयर होल्डर हूँ, तो मैं एक कुर्सी और एक टेबल वाला दफ्तर लूंगा। अगर हमारे साथ 2 बंदे हैं कंपनी में, तो मैं 2 टेबल 2 चेयर वाला दफ्तर लूंगा। 3 बंदे हैं, 3 चेयर। उनको अथॉरिटी को चाहिए कि फिजिकल ऑफिस होना चाहिए, ऑपरेशनल ऑफिस इन लबवान। और अच्छा, एक उसमें। सेकंड थोड़ा सा। जी आतिफ, आप लोग साथ बैठे हैं तो आप अपना हेडफोन या माइक ही दे दें या कुछ कर दें, कोई ऐसा सिलसिला, या सनी भाई स्विच स्विच कर लें अपने आप को आप लोग, क्योंकि लोग अ, काफी मेरा अच्छा, ख्याल मैं है अभी फिक्स वॉइस कर रेज देता हूँ, हुआ। मैं इसे अभी फिक्स कर देता हूँ। माज मेरे सामने के रूम में, मैं फिक्स कर देता हूँ, एक सेकंड। आप लोग बेहतर ये कि स्विच कर लें, अपनी सीट स्विच कर लें, तो ये ज्यादा बेहतर है। जी जी
अच्छा, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें, या आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोग अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना तो आप लोग बेशक क्वेश्चन पूछ लें अभी, जितनी देर में माज और आतिश जो है इस मसले को हल कर लें अपना वॉइस वाले को। असल में माज के साथ मेरी काफी डिस्कशन हो चुकी है सब्जेक्ट के ऊपर, और माज को मैं हमेशा ही ये समझाता हूँ। माज जो है चूंकि अकाउंटेंट हैं, वो एक एक चीज की बारीकी में नंबर्स डिस्कस कर रहे होते हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि लोगों को बस टोटल अमाउंट से इंटरेस्ट है, तो वो सनी आप भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? जी जी आ रही है जी। पहले से बेहतर है या अगर अम, ज्यादा आपको? मेरा ख्याल है सीटें चेंज करें तो बेहतर है वो। ठीक है, ओके। अच्छा, तो देखें, आप चाहें तो 100% ओनरशिप, जिस तरह मैंने अपनी एक लबवान में कंपनी खोली है, मैं उसका ओनर हूं, मैं 100% उसको ओन करता हूँ, इट्स अप टू मी। लेकिन पाकिस्तान से जो शख्स आएगा, वो टोटल कॉस्ट जो मुझे माज ने बताई है $16,000 पे जा रही है, वीजा समेत। वीजा उसमें शामिल हैं, वो भी 4 लोगों के वीजा शामिल हैं एक्चुअली। अगर मुझे लेट्स से वीजा नहीं चाहिए, सिर्फ कंपनी खोलनी, तो वो तो ऑलरेडी माज ने कॉस्ट बता दी, $10,000 तो मेरी सीधी सीधी कॉस्ट आ रही है यहाँ पे। तो $10,000 में मैं इस बिजनेस ओन करता हूँ, मैं इसके अंदर ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं, वो तो वीजा में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, प्लस बिजनेस के अंदर। तो अच्छा, जो लो कॉस्ट आएगी वो उस वक्त आएगी जब 4 लोग मिलके एक कंपनी को ओन करते हैं, डायरेक्टर्स बन जाते हैं, 4 के 4 वीजे निकाल लेते हैं, तब कहीं जाके कॉस्ट जो है वो नीचे आ जाती है आप लोगों की। सनी भाई अभी जी आवाज बताइए। जी, अब सही है, बिल्कुल सही आ रही है जी मलेशिया माई सेकंड होम डिफरेंट प्रोग्राम है, वो उन लोगों के लिए है जो रिटायर होना चाहते हैं, जिनकी मंथली $2,500 की इनकम है, वो 10 साल का उनको वीजा मिल जाता है मलेशिया माई सेकंड होम में। और उन्हें मेरा ख्याल है शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 70-80 हज़ार $1 लाख का उन्हें डिपॉजिट भी जमा कराना पड़ता है। तो वो आप यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, नोमैन एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप लोगों को सूट नहीं करेगा मलेशिया माई सेकंड होम। जी माज। जी सनी भाई, तो सनी भाई हम जो है वो कॉस्ट के ऊपर बात कर रहे थे। तो एक तो $4,150 सबसे पहले आपने देना है कंपनी सेटअप का। उसके बाद अथॉरिटी का मैंने बताया कि अथॉरिटी की एक फीस होती है जो कि 2 साल की एडवांस देनी है, जो $1,500 होती है। उस वो अथॉरिटी की फीस दिए बगैर वीज़ा की अप्रूवल नहीं आती। और उसके बाद जो है वो हमने एक ऑफिस लेना होता है। ऑफिस डिपेंड करता है $100 $150 डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी। एक बंदा है, 2 बंदे हैं, लेकिन वो बहुत सस्ता ऑफिस उधर इधर मलेशिया में बहुत सस्ती अकोमोडेशन है। जो फिजिकल ऑफिस ऑपरेशन आप देखे होते हैं ये सारी। जी, और जो है आतिफ भाई थोड़ा सा आप इसको स्लाइड को। जी जी, ये देखिए, और ये जो एप्लीकेशन होती है इसका जो टाइम फ्रेम है, जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन का जो टाइम फ्रेम होता है, वो 3 to 5 वर्किंग डेज में कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, सब्जेक्ट टू कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, पासपोर्ट की कॉपी, यूटिलिटी का बिल, आपका सीवी, आपका बिजनेस प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्या काम करेंगे, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी, और 3 साल की फाइनेंशियल प्रोजेक्शन कि कितना हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कितना स्टाफ होगा, कितना टैक्सेस देंगे। ये एक उस पे इंशाल्लाह जो है वो हम हेल्प करते हैं बिजनेस प्लान करने में उनको। और उसके ये सारी कॉस्ट है इसकी, बस ये 3-4 चीज़ें हैं जो इसकी कॉस्ट में आती हैं। और जो भी जिसको भी उसको वीज़ा, जो भी प्रिंसिपल होता है जो वीज़ा अप्लाई करता है, वो अपनी पूरी फैमिली को यहाँ मलेशिया लेकर आ सकते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही सस्ता है। $850 में एक पूरी वीज़ा की एप्लीकेशन आपकी फैमिली की। फैमिली एप्लीकेशन का मतलब है कि अगर मेरी एक बीवी है तो वो आप जैसे कहते हैं कि महंगी बीवी है तो $850 है अगर बच्चे नहीं हैं। अगर 5 बच्चे हैं और एक बीवी है तो वो भी $850। जितने बच्चे, ये लेकिन सारे 21 ईयर्स से छोटे जो बच्चे होंगे, तो वो पूरी फैमिली जो है वो $850 की उसकी कॉस्ट है। और ये 2 साल इन का उनका बेचारों वीजा की होता नहीं है, इन बेचारों की कोई भी नहीं है, तो ये सारे सिंगल ही हैं इस वक्त।
जी, 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 जी। जी, तो ये इस तरह आतिफ भाई थोड़े-से स्लाइड को नीचे लेके जाइए। जी, ये देखिए ये डिपेंडेंट वीज़ा की जो फैमिली की कॉस्ट बताई है। अच्छा मैं एक छोटी-सी बात बता दूँ कि ये जितनी कॉस्ट जो फ़ीस बता रहे हैं हम, ये एक तो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है और लबवान एफएससी की फ़ीस है इसमें इंक्लूडेड। इसमें किसी में भी इमिग्रेशन की फ़ीस इंक्लूड नहीं है, क्योंकि जो भी वीज़ा लेता है, मलेशिया आता है, उसने लबवान ट्रैवल करना है और वहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर पे उसका वीज़ा एंडोर्स होगा और वहीं पे 1100 रिंगिट मेरे ख़्याल से $300 बनते हैं, $300 जो है वो उसकी इमिग्रेशन की फ़ीस होती है, डायरेक्ट वो खुद पे करते हैं काउंटर पे। जी, तो उसपे वो काउंटर पे वो पे करते हैं और बस उनके फैमिली का भी और उनका वो वीज़ा लग जाता है। उसके ठीक। एग्ज़ाम्पल्स भी मैंने तो अब हम अगर केसेस देख लें, सिंगल और 2 के पैक और 4 के पैक्स वाले, तो आइडिया हो जी, जाएगा। जी। जी, जी। अब देखिए जैसे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट जो है $4150 है, $1500 एडवांस एनुअल फ़ीस दी जाती है जो 2 साल की एडवांस हमने दे दी। ऑफ़िस जो रेंटल है वो मैं आपको बताऊँ मलेशियन रिंगिट में 100 यूएसडी में $100 350 रिंगिट के करीब $80 के करीब बनता है वो 2 बंदों का जो ऑफ़िस मिल जाता है। वो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं और वो डिपेंड करता है कि उसके पास अवेलेबिलिटी है नहीं है 350 से 2000 3000 रिंगिट तक 500 800 1000 डॉलर तक भी ऑफिस से जाते हैं डिपेंड करता है कि आप कितने वीज़ाज अप्लाई कर रहे हैं तो एक मिनिमम एस्टिमेटेड कॉस्ट मैंने इसमें डाली है 725 यूएसडी जो कि 6 मंथ्स की है पर मंथ 350 400 रिंगिट के हिसाब से और फिर जो वीज़ा की वर्क परमिट एप्लीकेशन कॉस्ट है वो $2000 है $2000 हर बंदे की वीज़ा एप्लीकेशन कॉस्ट है जिसमें अथॉरिटी की फीस शामिल है तो इसका मतलब ये हुआ एक तो फिक्स कॉस्ट है हमारी कंपनी हमने खोलनी है $4150 लबवान एफएससी की फीस देनी है एडवांस फीस हमने दे दी ऑफिस ले लिया अब हमने जितने भी वीजा निकालने हैं $2000 $2000 $2000 2000 अच्छा। जी नॉर्मल बिजनेस प्लान के मुताबिक नॉर्मल कंपनी जो होती है और ये टॉप मैनेजमेंट की वीजा है खाली इसमें मतलब डायरेक्टर मार्केटिंग डायरेक्टर ऑपरेशन सीईओ चीफ आईटी ऑफिसर इंफॉर्मेशन अच्छा, ऑफिसर अब अगर मैं इसकी समरी निकालूं तो वो ये है कि एक शख्स अगर कहता है कि मैं लबवान की कंपनी खोलता हूं और 2 साल का वीजा ले लेता हूं, तो उसकी रफली $9000 कॉस्ट आ रही है जी एक शख्स की। बिल्कुल जी ठीक है। और अच्छा, अब दो दोस्त मिलके बोलते हैं कि हम दोनों मिलके कर लेते हैं, तो इस कॉस्ट के अंदर $2000 और ऐड करके रफली $11000 हो जाएगा। दोनों के हिस्से में 5,500 आएगा। ऐसे ही जी अज्यूम करूं मैं? बिल्कुल इसी तरह है लेकिन इमिग्रेशन फीस $300 और ऐड हो जाएगी क्योंकि उस बंदे ने अपनी इमिग्रेशन फीस भी देनी होगी तो वो $600 हो जाएगी तो हम इसको जी $6000 पर हेड जी रफली जी एज्यूम कर लेते। जी ठीक है, ठीक है। जी $6000 पर हेड आ रही है अगर दो पार्टनर्स मिलके एक लबवान कंपनी लेते हैं। टोटल 12000 को डिवाइड कर लेंगे आप दोनों आपस में। 6,000 दोनों भाइयों के हिस्से में आ जाएगा। ठीक है। जी आतिफ भाई आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए तो मैं थोड़ा सा दो बंदों की एग्जांपल जो है वो दिखा देता हूँ अब ये देखें कंपनी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है ये आपने देनी है लबवान एफएससी की फीस कंपनी देती है जितने भी वीजा निकालने हैं वो फीस दे दी गई है उसके अलावा ऑफिस ले लिया है 6 मंथ्स का फॉर 2 पर्सन्स का कॉस्ट सेम है और फिर दोनों एप्लीकेशंस $2000 की हैं और $600 इमिग्रेशन की फीस है तो टोटल 11,000 ये बच जाते हैं इसको डिवाइड बाई 2 कर दें आप अच्छा। अच्छा, अब जी इसमें एक क्विक क्वेश्चन ये है कि ये 6 महीने का रेंटल है, उनकी कंप्लाइंस क्या कहती है? 2 साल का रेंटल हमें चाहिए होगा, हमें अगले 6 महीने फिर साल। जी कंप्लाइंस ये कहती है कि आपका ऑपरेशनल ऑफिस लबवान में होना चाहिए इसका मतलब ये हो कि थ्रू आउट आपका ऑफिस जो है वो मेंटेन होना चाहिए लेकिन हम क्या करते हैं कि 6 महीने का दे देते हैं एडवांस और उसके बाद वीज़ा रिन्यूअल से पहले भी दफ्तर लिया जा सकता है बीच का टाइम फ्रेम वो डिपेंड करता है कि वो आप क्या करें आपके ऑपरेशंस किस क्योंकि अगर आप बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ अ लबवान कंपनी अगर आप मलेशिया में मौजूद नहीं हैं आप 180 दिन से कम रहते हैं मलेशिया में तो आप 100% टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाते हैं तो अगर जैसे आपने बताया कि $10,000 मिनिमम तनख्वाह है लेकिन आप 6 महीने 5 महीने कुछ दिन मलेशिया में रहे हैं 5 बाकी टाइम आप बाहर रहे मलेशिया से लेकिन आपकी तनख्वाह इधर मलेशिया में आ रही है तो बीइंग अ फॉरेन डायरेक्टर यू आर 100% टैक्स एग्जेम्प्टेड
तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी के ऑपरेशंस के ऊपर कि वो अच्छा। अपना कंटिन्यू। जी तो अगर कोई पाकिस्तान से कहता है मैं लबवान की एंटिटी खोल लेता हूँ, वीजा ले लेता हूँ, लेकिन साल में 6 महीने से ज्यादा टाइम मैं बाहर गुजारा करूंगा, 6 महीने या 5.5 महीने के लिए मलेशिया रहा करूंगा, तो वो कोई जीरो टैक्स पे करेगा अपनी $10,000 जी की जी तनख्वाह पे, 10,000 रिंगिट यानी $2,500 की तनख्वाह पे कोई टैक्स नहीं दे रहा होगा। जी, बिल्कुल नहीं दे रहा होगा, इसी तरह है। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात ये एक ऐड कर दूं कि यहाँ पे जो रेगुलेटरी बॉडी है, मैंने आपको बताया लबवान एफएसए जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करती है, और ये स्टेट बैंक जो है सेंट्रल बैंक ऑफ मलेशिया, इसकी सिस्टर कंपनी है। इनकी रेगुलेशंस कभी कभी चेंज होती रहती हैं। अभी मैं समझता हूँ कि अभी रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा आसान हुई हुई हैं। क्यों? क्योंकि 2019 में जिसने भी वीज़ा लेना होता था उसको 250,000 मलेशियन रिंगिट, $50,000 पेड अप कैपिटल, मतलब बैंक में पैसे डालने होते थे $50,000, और शो करना होता अथॉरिटी को कि हमारे पास $50,000 मौजूद है, तब अथॉरिटी वीजा इशू करती थी। अब उन्होंने वो रिक्वायरमेंट खत्म कर दी है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसान है, खाली अथॉरिटी की फीस दें, कंपनी की सेटअप फीस दें और सीधा सीधा वीजा ले लें। आपका कोई इकोनॉमिक फ्रॉड में नहीं होना चाहिए, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो लबवान है ये FATF का मेंबर भी है। तो ये थोड़ी सी ड्यू डिलिजेंस कस्टमर के ऊपर, क्लाइंट के ऊपर करता है कि यार ये लोग ठीक है, मतलब कोई इकोनॉमिक फ्रॉड में तो नहीं है, बाकी कोई इशू नहीं है। यहाँ से भी ठीक है। जी जी ठीक है, जी आगे। जी, ये 4 बंदों की अगर 4 बंदे मिलके करते हैं तो वो, मैं समझता हूँ कि बड़ा वो अच्छा सस्ता हो जाता है। उसमें वही कॉस्ट देनी है 4,150 कंपनी सेटअप की, 1,500 एडवांस उनकी फीस देनी है। ऑफिस थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि ऑफिस की कॉस्ट इस वजह से बढ़ गई क्योंकि 4 बंदों का ऑफिस है। 4 बंदों का जो ऑफिस है वो मिनिमम स्टार्ट होता है 650 रिंगेट, 700 रिंगेट, 700 रिंगेट मतलब $200-150 से पर मंथ। तो उसका 6 मंथ्स का हम एडवांस देते हैं, कोई डिपॉजिट नहीं होता इसका। और फिजिकल ऑफिस मौजूद है। सबसे अच्छी बात ये कि आप 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, आपका फिजिकल ऑफिस है, टेबल है, चेयर है, एयर कंडीशन लगा हुआ है, साइन बोर्ड लगा हुआ है, ये सब इसमें इंक्लूड है। आप चाहें तो लबवान में रहें, लबवान बहुत अच्छी जगह है, बहुत सस्ती है, फ्री जोन है जी, बराबर में ब्रुनाई है, इधर फिलीपींस है। जी जी बिल्कुल। तो ये ठीक है, तो ये 4 लोग, लेकिन 4 लोगों का कॉम्बिनेशन मुझे इतना नजर नहीं आ रहा वैसे। 4 लोगों की पार्टनरशिप कॉम्प्लेक्स है मेरी नजर में। तो मैं तो सबको रेकमेंड करूंगा कि भाई आप इसको 6 5.5 से $6,000 का नुस्खा समझें आप लोग सारे। $5,500 तो आप समझे मिनिमम कॉस्ट आ रही है आपकी। 2 पार्टनर्स हैं आप लोग, दोनों के दोनों लबवान में कंपनी खोल के मिल के कॉस्ट को शेयर कर लें। $5,500 का मतलब रफली पाकिस्तानी होगा कोई 8-9 लाख रुपए के करीब पर हेड खर्चा आ रहा है आप लोगों का, और फिर 2 साल के लिए आपको वीजा मिल रहा है। ये ज्यादा बेहतर सेटअप है मेरी नजर में। अनलेस के आप लोग कुछ 4 लोगों की आपस में सेटिंग बहुत स्ट्रांग है, आप कहते हैं चलो हम चारों मिल के कर लेते हैं, उस केस में भी $4,000 पर हेड कॉस्ट आएगी आपकी। आप लोगों के वीजे हो जाते हैं, कंपनी मौजूद है। अच्छा, अब ये चले हमने खोल लिया, इसके बाद इसकी मेंटेनेंस के बारे में बताएं कि हमारी मेंटेनेंस क्या है। मेंटेनेंस से मुराद के मंथली हमारे क्या वो ओवरहेड्स हैं, क्या हैं? इस पे सैलरी बिल, सैलरी दिखानी है ना? जी जी, सैलरी हमारा इसमें जो है वो 10,000 रिंगिट कम से कम आपकी सैलरी होनी चाहिए, जो आपने शो करनी है, और अकाउंट में इसको रोल करना है। लेकिन होता ये है कि अब मैं डायरेक्टर हूँ, शेयर होल्डर हूँ कंपनी का, सारी इन्वेस्टमेंट तो मेरी ही है। और अगर मैं 1 महीने की, 2 महीने की, ज़रूरी नहीं है कि पर मंथ में सैलरी लूँ। ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं 2 महीने की नहीं ली, 1 महीना मैं विदाउट पे लीव पे कहीं और पाकिस्तान गया हुआ हूँ, तो वो एडजस्ट होती है। लेकिन 10,000 अगर आपकी सैलरी पूरे 12 महीने के लिए आप कर रहे हैं, तो उस पे तकरीबन $250 पर मंथ आप टैक्स अपना रख लें, लेकिन वो साल के एंड में देना होता है। अगर उस वक़्त यानी तक आप मलेशिया में, सालाना जी, $2,500 का टैक्स है अगर आपने 6 महीने से ज्यादा मलेशिया गुजारा है। लेकिन वो लोग जी, जो 6 महीने से ज्यादा मलेशिया में नहीं गुजारते, वो तो वैसे टैक्स फ्री है। जी, वो टैक्स एग्जेम्प्टेड हो जाते हैं। जी, बिल्कुल। समझ गया और मैं, इसमें ठीक है। आपने हर, इसकी एक और कंप्लाइंस बहुत ज़रूरी है कि हर साल कंपनी ने अपना ऑडिट करवाना है। और ऑडिट जो है वो ऑडिटर्स की लिस्ट है हमारे पास, तकरीबन 70 ऑडिटर्स हैं हमारे पैनल पे। वो हम क्लाइंट को दे देते हैं, क्लाइंट उनसे बात करता है, लेकिन मिनिमम जो स्टार्टिंग जो ऑडिट प्राइस है वो $800 है। तो साल में एक 800,000 आप ऑडिट का रख लें। जी, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, उसके अलावा और कोई ऐसी कोई हिडन कॉस्ट इसमें नहीं है।
अच्छा, मेरा जो गोल है वो तो है ट्रैवलिंग, कि लोग ट्रैवलिंग करें, पूरा एशिया घूमें, वीजा लगा हुआ है सबके पास और वो घूम फिर रहे हैं। और फिर अमेरिका इंग्लैंड के वीजे लगवाने हैं। तो अमेरिका इंग्लैंड के वीजे, जब आप अपने बिजनेस को एज अ ट्रेडिंग बिजनेस या सर्विस बिजनेस शो करते हैं, आप कहते हैं कि जी हम कंसल्टिंग फर्म है, तो मैं अपने क्लाइंट को ट्रेनिंग देने के लिए जा रहा हूँ। मैंने अपने सारे स्टाफ के वीजे एज अ ट्रेनिंग उसके अंदर लगवाए हैं, सबके जो मैंने अमेरिका के 5-5 साल के वीजे लगवाए थे, इसी तरह लगवाए थे। ठीक है जी, ये मेरे स्टाफ हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग कह सकते हैं जी मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए जा रहा हूँ, और आप लोगों के जेन्युइन क्लाइंट्स हैं, जेन्युइन पार्टनर्स हैं, जेन्युइन कस्टमर्स भी हैं आप लोगों के सबके, तो वो भी आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, जबरदस्त। और इसके अलावा क्या पॉइंट्स हैं? जी, बस ये चीज़ें हैं, ये सारी कॉस्ट है, और ये इसकी कंप्लायंस और जो इसमें करना होता है, इसकी बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बहुत ही आसान है। जैसे आपने जबरदस्त, बताया जबरदस्त। जी। ठीक है फिर, तो यहाँ हम लोग, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें क्विकली, और फिर उसके बाद हम लोग रैप अप करते हैं इसको। कैपिटल की रिक्वायरमेंट, जिया अहमद का क्वेश्चन है कि जी कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है? जी, कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑलरेडी इन्होंने क्लियर कर दी कि कोई भी नहीं है, आपको कोई कोई नहीं, 1 कैपिटल नहीं यूएसडी। है जी। जी, जबकि यही काम आप अगर पेंजुलर यानी कि मलेशिया की लैंड पे करेंगे ना, तो वो तो कैपिटल रिक्वायरमेंट 1 मिलियन यानी $2.5 लाख मांगते हैं। अच्छा, मजे की बात है, कोई भी $2.5 लाख लेकर नहीं आता पाकिस्तान से, लोग दिखा देते हैं, लोग घुमाते हैं पैसे को, रसीदें वसीदें बना के कहते हैं जी हमने कर दिया सिलसिला ना $2.5 लाख कैपिटल का, मशीन खरीद ली चाइना में, ये कर लिया वो कर लिया, तो कैपिटल दिखा देते हैं अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर। तो जबकि लेकिन लुबवान का ये है कि आपको कैपिटल की कोई दिखाने की भी जरूरत नहीं। सनी भाई, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर कैपिटल आप पूरा कर भी देते हैं, तब भी आपको ऑफिस चाहिए, आपको लोकल जो अथॉरिटी है, जैसे हमारे यहाँ कराची में कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लाहौर में एलडी है, यहाँ पे डीबीकेएल जो है, उसका लाइसेंस चाहिए। फिर आप जिस इंडस्ट्री में, आपको होलसेल रिटेल ट्रेड लाइसेंस जी चाहिए। जी। अगर आपका मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग लोकल के पास है, तो वो लाइसेंस आपको नहीं चाहिए। इन जी सारी जी, बहुत मसाइल है, जी, बहुत इसके मसाइल है। बाद जी, ये सब करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं कि हम वीजा अप्लाई कर सके। उसमें बिल्कुल। रिजेक्शन हो जाए, 6 महीने का दें, वो ना दें, कुछ इसमें कोई क्लियर जी जी, गाइडलाइंस नहीं है। देखिए ये जो अभी माज ये बात बता रहे हैं, ये असल में जो लोग पाकिस्तान में बैठे इस वक्त सुन रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे कि एक मिनट में आप कह रहे हैं कि जी बड़ा आसान है, दूसरे मिनट में आप कह रहे हैं बहुत मुश्किल है। एक्चुअली क्लैरिटी की जरूरत है। जो मुश्किल वाला है वो मलेशिया के अंदर जो लैंड के ऊपर है। मलेशिया असल में एक ऐसा मुल्क है कि उनमें आइलैंड्स भी हैं और जमीन भी है। जमीन पे जब आप कंपनी खोल रहे हैं वो बहुत मुश्किल है उसके अंदर वीजा निकालना, जबकि आइलैंड में जो आप कंपनी खोल रहे हैं, जिसे ऑफशोर कह रहे हैं, लबवान एंटिटी कह रहे हैं, वहां से वीजा निकालना बहुत आसान है। ये उन लोगों के लिए जो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, फिर जिन्होंने कहा है कि लिविंग कॉस्ट क्या है मलेशिया की, मेरा ख्याल है आप जमीन 100 को एक्सप्लोर कर लें। जमीन 100 के अंदर मलेशिया में आपको काफी डिटेल में लिविंग कॉस्ट मिल जाएगी। मैं बस आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। एक सिंगल बच्चा $500 में बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारता है मलेशिया के अंदर। वो अच्छी लाइफ है उसकी $500 के अंदर, अगर वो सिंगल है तो। लेकिन जिन्होंने थोड़ी सी लग्जरी में जाना है, अपना घर, अपना कॉन्डोमिनियम, अपनी गाड़ी, उसका मंथली $150 की उसकी इंस्टॉलमेंट भी जा रही है, $125 में मिल जाती गाड़ी, $125 पर मंथ के ऊपर आपको ब्रांड न्यू गाड़ी इंस्टॉलमेंट में मिल जाती है। वो फिर हो सकता है $1000 में शायद वो ज्यादा इंजॉय करेगा, ज्यादा अच्छी लाइफ गुजारेगा। $1000 पर मंथ में अच्छी लग्जरी लाइफ एज अ सिंगल, अगर मैं देखूं तो। ये जस्ट आइडिया देने के लिए आपको। अगर कोई फैमिली के साथ आ रहा है तो शायद $1200 में अच्छी लाइफ गुजारेगा, लग्जरी लाइफ की बात हो रही है। अगर कोई छोटे 2 बच्चों के साथ आ रहा है तो फिर $1500 में एक अच्छी लाइफ गुजार सकता है वो बंदा पर मंथ के ऊपर। ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों को आइडिया देने के लिए। जी, नेक्स्ट क्या है? लबुआन का वीजा कितनी देर में लगेगा, आप थोड़ा गाइडलाइन दे सकते हैं आप? टाइम ड्यूरेशन ओके, क्या है? नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम फ्रेम जो है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, ड्यू डिलिजेंस के लिए होती है, तो 21 डेज का टाइम है, 21 डेज में लग जाता है। लेकिन डिपेंड करता है अथॉरिटी के ऊपर। कभी मतलब ईद है या कुछ है, तो अथॉरिटी, अगर आपका नाम किसी नाम के साथ मैच कर गया, अगर किसी क्रिमिनल उसके साथ नाम मैच करता है सिस्टम में, तो वो थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं। जी, लेकिन नॉर्मल प्रोसेसिंग 21 डेज है।
देखें, ये माज मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे, बहुत नेक इंसान है, तो ये आपको ऑफ कोर्स बहुत डिटेल में 21 डेज बोलेंगे। अगर आप मुझसे बोलेंगे, मैं बोलूंगा भाई 1.5-2 महीने लगेंगे आपके। सुकून से 1.5-2 महीने की प्लानिंग करके कीजिएगा जब भी आप करें, ठीक है? क्योंकि देर सवेर माइनस जिंदगी में लगे हुए हैं हर इंसान के, तो 1.5-2 महीने के हिसाब से आप प्लीज इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है जी। और इसके अलावा एक हाँ, क्वेश्चन उमैर का है, इफ यू ओपन कंपनी इन लबवान कैन यू लिव इन अदर पार्ट्स ऑफ मलेशिया? बिल्कुल ऐसा ही है, हम यही इसी की बात कर रहे हैं। लबवान में कोई नहीं रहेगा। लबवान में 1 लाख की आबादी के अंदर हम नहीं रहना चाहते, इनफैक्ट कोई भी नहीं रहेगा। तो लबवान मलेशिया का बिल्कुल दूर दराज का एक आइलैंड है, आपने उसका वीजा ले लिया, अब आप रहें कुआलालंपुर में अपनी मर्जी से। हमने रहना यहीं है, यहीं पे हमने लाइफ गुजारनी है, तो ऐसा ही है। अच्छा, अमेरिका का वीजा देखें, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप अमेरिका का वीजा मिल जाएगा आपको 1 साल के अंदर अप्लाई कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये कि लॉन्ग टर्म अगर आप उसकी प्लानिंग करें कि मेरा ये सर्विसेज का बिजनेस है, इनकम आ रही है, ये देखें मैं टैक्सेस पे कर रहा हूँ, ये देखें मेरी 10,000 रिंगिट यानी कि $2,500, बहुत बड़ी अमाउंट है। मलेशिया के अंदर एक बंदा $2,500 की सैलरी दिखा रहा है, उसके ऊपर हर महीने टैक्स पे कर रहा है। साल के एंड पे आपका टैक्स रिटर्न का फॉर्म आ गया और आपने उनको टैक्स के डॉक्यूमेंट दिखाए, अमेरिका का वीजा अप्लाई किया कि ये मेरे क्लाइंट है, मैं उनके पास मिलने जा रहा हूँ। बीच में उन्होंने आपके पासपोर्ट में देखा फिलीपीन, वियतनाम, थाईलैंड, इतने सारी आपने ट्रेवल भी की हुई है, तो बहुत आसानी से मिल जाता है। ये भी पॉसिबल है कि ना मिले आपको। बस एक मुझे चूंकि एक्सपीरियंस है, मैं ऑलरेडी करता रहा हूँ ये सब, तो इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। जी माज, यहाँ पे वकार बाजवा कह रहे हैं कि मेरा वीजा भी करवा दें प्लीज। माज अब म्यूट है, अपने आप का म्यूट कर लें। जी जरूर वकार भाई, जरूर इंशाल्लाह कराते हैं आपका वीजा। Okay. अच्छा मास, इधर एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक सेकेंड, ये मैं क्वेश्चन अच्छा, व्हाट अबाउट द कॉस्ट इफ पेड अप कैपिटल इज मोर देन ringgit 50,000? मास भाई saw one of the slides that says that setup cost include RM 50K paid up capital. Can you please explain? तो ये paid up capital की बात हो रही है जी। जी, तो पेड अप कैपिटल जरूरी नहीं कि आप इंक्रीज करें, आप जितना बिजनेस करना चाहते हैं आप करें, आप मिनिमम उस पे पेड अप कैपिटल पे 1 USD पेड अप उस पे आप रहें, और ये 50,000 तक है। लेकिन जब 50,000 रिंगिट से ऊपर और अप टू 1 मिलियन रिंगिट तक, 50,000 एंड अप टू 1 मिलियन तक जो है वो अथॉरिटी की फीस बढ़ जाती है। वो मेरे ख्याल से $1,000-2,000 जो है वो अगर 1 मिलियन तक आप जाते हैं तो वो उसकी अथॉरिटी को फीस देनी होती है। ठीक है जी, तो हम लोग फिनिश करते हैं सेशन को। बहुत शुक्रिया माज आपका, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच, थैंक आपने यू सो मच क्लैरिटी दे दी, क्योंकि काफी लोग जो मूव होना चाह रहे हैं, तो मैं यही चाह रहा था कि एटलीस्ट प्राइस की, कॉस्ट की क्लैरिटी आ जाए सबको, जो जी लोग जी मलेशिया मूव होना है। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कुछ जो सीनियर हमारे स्टूडेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, स्टार्स वगैरह हैं, वो मलेशिया आए और 2-3 साल के लिए अब यहीं पर ही रहें। मैं खुद चाह रहा हूँ, और वो यहाँ के इंक्यूबेटर में भी हेल्प करें और सपोर्ट करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह थैंक यू सो हाफिज। मच, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।